नमस्कार, मैं नीरज कुमार। द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। 43 साल बाद जेल से छूटे बाइज्जत लखन, ये एक न्यूज़ 3-4 दिन पहले अभी सुर्खियों में रही। कौशाम्बी जेल से हाई कोर्ट के आदेश के बाद 43 साल बाद लखन छूटते हैं और उनकी उम्र है 103 वर्ष की। 1977 में उनके खिलाफ हत्या और जानलेवा हमला का मुकदमा दर्ज होता है और 1982 में उनको लोअर कोर्ट से सजा हो जाती है। 1982 में ही लखन अपील फाइल करते हैं हाई कोर्ट में और उनको उसके दौरान जेल भी हो जाती है और उस केस की सुनवाई आगे चलती रहती है। इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद जब वो बाइज्जत बरी हुए तो ये नहीं समझ में आया कि कितनी इज्जत रह गई और कितनी उनकी बेइज्जती हुई। ये बाइज्जत शब्द बरी होना ऐसे लगा जैसे कि किसी आदमी को किसी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व था जिसमें उसकी इज्जत चली गई, उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया। बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि क्या वो 43 साल जो उन्होंने जेल में बिताए वो क्या समय लौटाया जा सकता है या उसको फाइनेंशियली हम किसी तरह कंपनसेट कर सकते हैं। इसकी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है, तो सरकार को इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है। क्या किस पे ये पनिशमेंट लगाया जाए जो उसके उतने समय जो जेल में बीते जिसके लिए कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ, कौन कंपनसेट करेगा इसको? कोई इसके लिए फंड अलग से दिया जाना चाहिए या जो लोग इसमें जिम्मेदार इतने सालों में रहे हैं कोई जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए कि नहीं? क्वेश्चन ये है कि भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग हैं और 1,80,000 केस ऐसे हैं जो 30 साल से ज़्यादा पेंडिंग है, सारी कोर्ट्स को मिला के, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आज भी 30 साल से ज़्यादा या बहुत साल हो गए जो कि उनके केसेस चल रहे हैं और अभी तक कोई फाइनलाइजेशन हुआ नहीं। नीति आयोग ने एक स्ट्रेटेजी पेपर पब्लिश किया था जिसमें यह बताया कि भारत में जो केस के डिस्पोजल की स्पीड है, अगर उस स्पीड से भारत में केसेस को कोर्ट सुनवाई करे और तेजी से निपटाए तो भी 324 साल लग जाएंगे। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार अगर सिविल जस्टिस में देखें तो भारत का 111वां स्थान है 142 कंट्रीज में और क्रिमिनल जस्टिस के केसेस में 93वां स्थान है 142 देशों में। 2022 में जब जजों की स्वीकृत संख्या का देखी गई तो वो करीबन 21.03 थी। अब वास्तविक रूप से जो पोस्टेड थे वो 14.4 थे प्रति 10 लाख पे। यूरोप में प्रति 10 लाख 210 जज हैं और अमेरिका में 150 जज के अराउंड हैं। तो जजों की जो कुल स्वीकृत संख्या अभी सुप्रीम कोर्ट में है वो 34, हाई कोर्ट में है 1108 और लोअर कोर्ट में जिला अदालतों में 24,631। तो भारत के विधि आयोग ने और न्यायमूर्ति वीएस मलिमथ ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि यह संख्या प्रति 10 लाख 50 जज की होनी चाहिए। लेकिन भारत का कोलेजियम सिस्टम जिस तरह का है उसमें जजों के अपॉइंटमेंट में बहुत देर होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट होना है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 4 अन्य जज अपनी रिकमेंडेशन देंगे और उस रिकमेंडेशन को अनुमोदन के लिए भारत सरकार पे भेजा जाएगा। भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति उसमें नियुक्ति करेंगे। उसी तरह से हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस वो 2 जजों के साथ मिलकर रिकमेंड करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू राज्यपाल और उसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास, अनुमोदन के लिए फिर भारत सरकार के पास और अंत में राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेंगे। इतना लंबा थकाने वाला प्रोसेस जिसमें कि हमको जज जिस वक्त ज़रूरत है उसके 2-2 साल बाद मिलता है। इसके लिए एक बड़ा देर होने का जो केस है वो जम्मू कश्मीर में एक बार जज के अपॉइंटमेंट में 4 साल का समय लग गया था। भारत सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की सिफारिश भी की है जिस पे काम हो जाए तो अच्छा है कि हर साल हमें कम से कम जज तो मिलते रहेंगे। न्यायाधीशों का वेतन व सुविधाओं के कारण न्यायाधीश इस समय प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं या निजी कंपनी के जो कानूनी केसेस लड़ती हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। आश्चर्यजनक फिगर यह है कि दिल्ली न्यायपालिका परीक्षा 2019 में 66% सीटें खाली रह गईं
क्योंकि वो लोग कट ऑफ मार्क्स ही नहीं ला पाए। उसी तरह जम्मू कश्मीर के न्यायपालिका परीक्षा 2019 में एक भी कैंडिडेट कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पाया। तमिलनाडु न्यायपालिका परीक्षा 2019 में 3500 वकीलों ने पार्टिसिपेट किया था जिला न्यायाधीश परीक्षा में, जिसमें कि एक भी वकील क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो न्याय व्यवस्था की स्थिति को देखिए कि भारत में न्यायपालिका के लिए जीडीपी का मात्र 1% ही खर्च किया जाता है, जबकि यूएसए में 2% जीडीपी का खर्च किया जाता है। तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके कोर्ट का वक्त बर्बाद होता है, खासकर जब मौखिक बहस होती है जिसमें कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता और समय बर्बाद होता है। दूसरा, कई बार लिखित जो एफिडेविट दिए जाते हैं उसमें भी कानून की प्रक्रिया का समय खींचने वाला जो प्रोसेस है उसकी वजह से भी केसेस लंबे खींचते हैं। हमको इसमें ये देखना है कि इतने वक्त लगने से जिसका जीवन बर्बाद होता है उसका कंपनसेशन कैसे हो। हम सारे राइट्स की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव लाइफ, सब कुछ है, लेकिन राइट टू जस्टिस की बात नहीं करते, जबकि संविधान में इसकी व्यवस्था है। लोग राइट्स की बात ज़्यादा करते हैं और ये राइट्स देने वाले जो लोग हैं वो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो क्या ड्यूटीज़ को करने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी? भारत की व्यवस्था में जितना ओवरऑल आप अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सारी व्यवस्थाओं की गिरावट का मात्र एक ही कारण है, वो है करप्शन। वो चाहे एजुकेशन में करप्शन हो, चाहे वो हेल्थ का करप्शन हो, चाहे वो जुडिशरी का करप्शन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का करप्शन हो, महापालिका हो, आरटीओ हो, बिजली विभाग हो, इनकम टैक्स हो, सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स हो, रेलवे हो, डिफेंस सेक्टर हो, कोई एरिया करप्शन से नहीं बचा है। यानी कि हर चीज़ की जो मदर है वो करप्शन है। तो हमारा सारा फोकस अगर इस पे हो कि ये करप्शन दूर कैसे हो, तो शायद हम अपने देश की स्थिति को हर क्षेत्र में बेहतर कर पाएंगे। हम क्षेत्रवार अगर एक एक चीज़ को सुधारेंगे तो सुधारते सुधारते तो कई जन्म निकल जाएंगे। इसलिए बेसिक चीज़ पे हमें प्रहार करने की ज़रूरत है। सिंगापुर जो एक ऐसा देश है जिसकी कि पर कैपिटा इनकम भारत से कई गुना ज़्यादा है, उसका सिर्फ एक कारण है कि वहाँ पे करप्शन फ्री सिस्टम है। और करप्शन फ्री सिस्टम होते ही हर व्यवस्था अपने आप सुचारू रूप से काम करने लगती है। उसके लिए न्याय व्यवस्था का कड़ा होना बहुत ज़रूरी है। न्याय व्यवस्था टाइम फ्रेम के अंदर केसेस का डिसीजन दे दे तो शायद लोगों के अंदर ये डर बैठेगा कि हाँ, इसमें हमें सज़ा हो सकती है। कितने नेता, कितने क्रिमिनल्स, कितने रियल एस्टेट बिजनेसमैन सिर्फ करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं या क्राइम करते हैं। उन्हें पता है कि हम जमानत लेके घूमेंगे और हमें सज़ा होने में इतने वर्ष लग जाएंगे कि इतनी कोर्ट्स चेंज हो जाएंगी, इतने जज बदल जाएंगे और उसके बाद निर्णय जब देर से आएगा तो वही है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो स्थिति होती है। तो मेरा सिर्फ आशय यह है कि मेरी बात और लोग जिस तरह से बात उठा रहे हैं, मेरी बात भी सरकारों तक पहुंचे। एक बहुत बदले अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति को इतने सालों तक अगर जेल में रखा जाता है तो उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उसके जो बीते हुए दिन जो जेल में कटे और उसके लिए उसके लिए उसने कोई क्राइम नहीं किया तो उसको कंपनसेशन आप कुछ तो कर सकते हैं, तो वो फाइनेंशियल टर्म में कर सकते हैं। सरकार को एक ऐसा फंड बनाना चाहिए कि कोर्ट उसके लिए कोई डिसीजन ले तो उसको कंपनसेशन भी दे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया साकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।